बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 31 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप इस श्रृंखला को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत अधिक हेल्प करने वाली, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हुआ है, बताएं कि वे बिहार के किस जिले के निवासी थे। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था वे बिहार के गया जिले के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, पुनः आपको बता दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2021 का वार्षिकांक लॉन्च हुआ था, इसमें आपको 1000 से अधिक प्रश्न समग्र विश्लेषण के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फिलहाल इसमें एक ऑफर चल रहा है जो कि आपको ये उपलब्ध है मात्र 51 रुपये में। पहले ये 100 रुपये में उपलब्ध होता था, लेकिन अब ये 51 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। तो जल्दी से जाइए इसे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। इसकी शुरुआत हुई है या फिर होने वाली है, इसको लेकर भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार का बक्सर जिला। आपको जानकर दे दूं कि हाल ही में बिहार के बक्सर जिले में किसानों में काला नमक चावल की खेती के रुझान को देखते हुए कृषि विभाग ने मिट्टी की जांच कराई थी। और जांच में काला नमक चावल की खेती करने के लिए यहाँ की मिट्टी काफ़ी अनुकूल पाई गई और साथ ही साथ मौसम भी अनुकूल पाया गया, जिसे देखते हुए काला नमक चावल की बड़ी पैमाने पर खेती करने की कृषि विभाग ने पहल की है। तो आपको ध्यान रखना, इसकी शुरुआत जो हो रही है ये बिहार में बक्सर जिले से। हालांकि बिहार के बक्सर जिले में काला नमक चावल की खेती पहले से हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में कृषि विभाग के सहयोग से अब ये किया जाएगा। इसमें जितने भी मतलब कर सकते हैं पहल होंगे, जितने भी सहयोग होगी वो कृषि विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना है। अब एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको ये देने वाला हूँ, बिहार के दृष्टिकोण से हम बात करें तो बिहार के बक्सर जिले को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि बिहार नहीं बल्कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमने बिहार के बारे में लिखा है कि बक्सर जिला को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में काला नमक चावल की बात करें तो काला नमक चावल सामान्य श्रेणी के चावल की तुलना में 30 से 40 गुना ज़्यादा कीमत पर बिकता है और इस चावल को महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि बुद्ध काल से ही ये चावल यहाँ पर विद्यमान है पृथ्वी पर, तो इस वजह से कुछ और भी कर सकते यहाँ पर बातें होंगी। हालांकि हमें जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना, काला नमक चावल महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। अब ये काला नमक चावल का जो कीमत होता है सामान्य चावल की तुलना में अगर बात करें तो 30 से 40 गुना अधिक कीमत पर बिकता है। इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि काला नमक चावल शुगर फ्री होता है और साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट सहित कई अन्य औषधीय गुण भी शामिल होते हैं, जिस वजह से इसका कह सकते हैं पॉपुलैरिटी थोड़ा सा अधिक है। अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का मशहूर काला नमक चावल को वर्ष 2013 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। सिद्धार्थनगर का मशहूर काला नमक चावल को वर्ष 2013 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जीआई टैग जो मतलब दिया जाता है किसी भी उत्पाद को, तो इसकी जो कर सकते हैं शुरुआत हुई थी, ये जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। ये सारी बातें ध्यान रखना है। बिहार के उत्पादों की बात करें तो बिहार के उत्पादों में जैसे कि मगही पान, कतरनी चावल, जर्दालू आम, ये सारे उत्पाद जो हैं जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद हैं। जीआई टैग मिलने से किसी वस्तु की या फिर किसी उत्पाद की जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग होती है वो काफ़ी अधिक पैमाने पर होती है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो उसे एक अलग पहचान मिलता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो संबंधित होते हैं उस क्षेत्र का कह सकते हैं उन्हें एक प्रकार से देखा जाए तो उन्हें एक विशिष्टता प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं यहाँ पर बात हुई है बक्सर की। बक्सर के बारे में एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बक्सर में ही एक स्थान है चौसा, जहाँ से गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है और साथ ही साथ बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी कटिहार में छोड़ देती है। और बक्सर की बात है तो बक्सर से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर यह भी याद रखें कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बक्सर के डुमराव में ही हुआ था। ये बिहार जीके के तहत ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बात हुई बिहार जीके की, तो बिहार जीके का एक कंप्लीट कोर्स जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जिसका वीडियो आप यहाँ पर चैनल पर देखेंगे और साथ साथ उसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये आगामी एग्जाम को देखते हुए इसे शुरू करने का फैसला लिया गया है और जल्द ही ये स्टार्ट होगा। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? ये लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2025 तक का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि बिहार में खून की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष रणनीति पर कार्य किया जा रहा है और इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि प्रति वर्ष 3% की दर से खून की कमी को दूर किया जाए, जिसको लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2025 तक बिहार में एनीमिया के नियंत्रण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ये लक्ष्य निर्धारित है कि 2025 तक बिहार से एनीमिया को खत्म करना है। अब एनीमिया रोग की बात करें तो एनीमिया रोग क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आप लोगों को ये भी जानना चाहिए। तो एनीमिया रोग का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होना है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स की धीरे धीरे कमी होने लगती है, यानी खत्म होने लगता है, तो ऐसे में बॉडी को जरूरत के अनुसार उसकी डाइट नहीं मिल पाती है, जिससे कि बॉडी में खून की कमी होने लगती है। और ये मामला अधिकतर बात करें तो ज़्यादातर किशोरावस्था और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान खून की कमी से भी होती है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि खून की कमी होती है, यानी कि कह सकते हैं शरीर में आयरन की कमी, खून की कमी होगी तो आयरन की कमी होगी, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इससे शरीर कमजोर पड़ने लगता है, शरीर दुबलापन का शिकार होने लगता है और साथ साथ झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो ये सारे कुछ इसके लक्षण हैं जो कि आपको यहाँ पर इनसे संबंधित याद रखना है। चलेंगे हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आप इसे रखेंगे। ये इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इससे पहले एक ट्रेनिंग सेंटर बिहार में उपलब्ध है, लेकिन अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है ये मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना की जाएगी और यह अपनी तरह का, यानी कि बिहार में कृषि ट्रेनिंग की बात करें तो ये दूसरा कृषि ट्रेनिंग होगा जो कि मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इसके तहत आपको जानकारी दे दूं कि कृषि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जल्द ही कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होने जा रही है और यह अपनी तरह का दूसरा ट्रेनिंग सेंटर होगा। बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार राज्य की बात करें, यह दूसरा ट्रेनिंग सेंटर होगा। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार में किसान और कृषि कर्मियों की किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए राज्य स्तरीय एकमात्र संस्थान है, जो कि आपको ये ध्यान रखना है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग बामेती कहते हैं, ये पटना में स्थित है। बिहार में एकमात्र संस्थान है जो कि कृषि से संबंधित कर्मियों या फिर किसानों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे हमने ये लिखा कि एकमात्र संस्थान होने के कारण किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक आदि कृषि प्रसार कर्मियों को नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा और इसी कमी को दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो इसको लेकर अभी हाल ही में बिहार सरकार की एक पहल है। ये दूसरा ट्रेनिंग सेंटर होगा, कृषि ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, जिसका निर्माण अभी हाल ही में बिहार में किए जाने की घोषणा हुई है और ये जल्द ही ये कार्य स्टार्ट होगा। यहाँ पर बात है मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर के बारे में ध्यान रखिए, बिहार का जो एकमात्र मेगा फूड पार्क का निर्माण हो रहा है। ये सारी जानकारी हमने आपको पहले भी कई बार दिया है, आप लोगों को नोट करना है और चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप इसे रिवाइज करते रहिए। जो भी आपको मटेरियल मिला है, जो मंथली बेसिस पर हमारा करंट अफेयर्स का नोट्स आपको मिलता है, जो भी पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो आप लोग रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताता हूँ, ये आपके एग्जाम में निसंदेह ही आपको हेल्प करने वाली है। और अभी हाल ही में जुलाई मंथ अब समाप्त हो चुका है लगभग, मान के चलिए, तो इसका जुलाई मंथ का जो पूरा PDF है ये भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में डाल दिया गया। और साथ साथ हमारे जितने भी पेड मेंबर हैं BPSC मेकर ऐप पर, तो आप वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स वाले कोर्स के तहत जाके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले का वर्ष 2021 से अब तक का सारा वहाँ पर मंथली नोट्स आपको एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है? राइट आंसर होगा भिखारियों को
कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को 10 शहरों में शुरू किया गया है और इसके तहत राज्य सरकार के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा भिक्षावृत्ति से मुक्त किए गए हर भिखारी को कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि इसके माध्यम से सभी भिखारियों को कौशल के मुताबिक उनके काम में दक्ष बनाया जा सके, जिससे वे खुद के पैरों पर खड़ा होकर रोजगार से जुड़ सके। ये कह सकते हैं भिखारियों की संख्या को खत्म करने का एक प्रयास है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आई है। जितने भी भिखारी होते हैं उन सभी को किसी काम में उनके कह सकते हैं कौशल के मुताबिक उन्हें दक्ष बनाया जाएगा, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर रोजगार हासिल कर सके और जीवन यापन को सुचारू रूप से संचालित कर सके। ये बहुत बड़ी पहल है बिहार सरकार की, जो कि आपको ये ध्यान रखना है, ये भिखारियों की संख्या को खत्म करने का एक प्रयास है, ताकि वो भी अपना जीवन को बेहतर तरीके से जिए, उन्हें भी जीवन जीने का समान अधिकार है। और यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 10,000 भिखारियों को मुक्त कराकर उन्हें आधार से जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें हम हालांकि बहुत पहले से भी चल रही है, लेकिन अब इसे विस्तृत तौर पर बड़े पैमाने पर किए जाने की घोषणा हुई है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, पंजाब के लुधियाना में ये आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में पंजाब के लुधियाना में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कि बिहार के उद्योग मंत्री, जो वर्तमान में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन शामिल हुए थे। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे के 2 पॉइंट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को शामिल किया है, जो कि आपको याद रखना है। हालांकि ये जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दिया था। आपको बता दूं कि हाल ही में मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई थी। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को मंजूरी दिया गया था मई 2022 में बिहार सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा ये है कि साथ ही बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा की गई थी। तो दोनों पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, बात आई है बिहार के वाल्मीकि नगर की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें, बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये है पश्चिमी चंपारण। और बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है, ये बिहार के वाल्मीकि नगर में, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत वाल्मीकि नगर में है। और इसका नाम है इस टाइगर रिजर्व का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि वर्तमान में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हालांकि ये घोषणा भी हाल ही में हुई है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूं कि एथनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि एथनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार राज्य। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा हमारा 6ठा प्रश्न, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेंगे बिहार से संबंधित जो बेसिक से फैक्ट हैं। आप यहाँ पर चाहें तो वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि भले ही ये बेसिक से फैक्ट हैं, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आप लोग यहाँ से कन्फ्यूज करते हैं। आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कई लोग यहाँ पे कन्फ्यूज करते हैं राजकीय फूल को लेकर के कि राजकीय फूल गेंदा नहीं बल्कि कुछ और है। तो ध्यान रखिएगा, राजकीय फूल वर्तमान समय की बात करें तो गेंदा अर्थात मेरीगोल्ड ही है। और बिहार का राजकीय चिन्ह 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। आपको बीपीएससी वाले एग्जाम में जहाँ पर 5 विकल्पों के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न आपको फंसा सकता है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो वहाँ पर जिस भी विकल्प में आपका रहेगा 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, वही विकल्प आपका सही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे अगले अब 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठे प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि जो बिहार एसएससी सीजल 3 की जो भी हाल ही में वैकेंसी आई थी, इस एग्जाम के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो लोग मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो इस टेस्ट सीरीज का जो चौथा सेट होगा, ये आपको 31 जुलाई 2022 को सुबह के 7 बजे आपके कोर्स में माई टेस्ट में उपलब्ध होगा। जो लोग ज्वाइन किए हैं वहाँ पर 7 बजे इसे अटेंड कर सकते हैं 31 जुलाई 2022 को। और यहाँ पर यानी कि आज का मैं बात कर रहा हूँ। और जो लोग अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप के
थ्रू आप यहाँ पर मेंबरशिप लेकर इसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी और साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज प्रदान किया जाएगा। बिहार से संबंधित यहाँ पर नोट्स होंगे, यानी कि बिहार जीके के नोट्स होंगे और साथ साथ इसका जितना भी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा सभी का PDF फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे, ये छठा प्रश्न है कि इस वर्ष 2022 में जम्मू फिल्म महोत्सव का जो शुरुआत होगा ये कब से किया जाएगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में और इसकी शुरुआत जो होगी ये इस वर्ष 3 सितंबर 2022 से होगी। ये इसका दूसरा संस्करण होगा। इससे पहले एक संस्करण और आयोजित हुआ था, लेकिन वर्ष 2022 में इसका ये दूसरा संस्करण आयोजित होने वाला है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित करने की घोषणा की गई है और इसी कार्यक्रम के दौरान 15 देशों की 54 फिल्मों को प्रदर्शित कर स्क्रीनिंग की जाएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस फिल्म महोत्सव में 54 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा जो कि 15 देशों से संबंधित होंगे। इसके पहले संस्करण की बात करें तो जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कह सकते हैं आयोजित हुआ था ये सितंबर 2019 में जम्मू में आयोजित किया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलेंगे यहाँ पर अगले हम 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो राइट आंसर का रजत पदक अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने यूएस के यूजिन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और इसी जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं इस खिताब को अपने नाम करने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे के पॉइंट में हमने ये जानकारी दिया कि उन्होंने 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल को छोड़ते हुए यानी कि गोल्ड मेडल से इन्हें हाथ धोना पड़ा, बल्कि सिल्वर मेडल इन्हें हासिल हुआ है। जबकि हम यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात करें तो ग्रेडियन एडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब नीरज चोपड़ा की बात है तो नीरज चोपड़ा के बारे में 2 पॉइंट हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर शामिल किया है। आपको जानकारी दे दूं कि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो वर्ष 2021 में आयोजित हुआ तो इसमें एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे नीरज चोपड़ा और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 यानी कि आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं 8758 87.58 मीटर भाला फेंका था और इसके साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। और आपको ये ध्यान रखना है एथलेटिक्स में टोक्यो ओलंपिक में कह सकते हैं या फिर ओलंपिक में ही ये कह सकते हैं इस श्रेणी में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो ऐसे करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे, पहले एथलेटिक्स बने थे। अब नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के मूल निवासी और इनके सम्मान में इनके नाम पर पुणे कैंट के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। ये कह सकते हैं टोक्यो 2020 आयोजित होने के बाद जब इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था इसके बाद इनके सम्मान में पुणे में स्थित आर्मी कैंट जो है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इनका नाम इनके नाम पर रखा गया इनके सम्मान में। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे अगले यहाँ पर 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में जुलाई 2022 में संपन्न फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्स वर्स्टेपन ने अभी हाल ही में इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में रेड बुल के जो ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन इन्होंने फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन तथा तीसरे स्थान पर जॉर्ज रसेल रहे थे। और यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 में मैक्स वर्स्टेपन ने ये 7 रेस जीती है। इसको मिलाकर 7 रेस इन्होंने अपने नाम किया है। मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के ड्राइवर हैं और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ से भी फार्मूला 1 से भी आपके एग्जाम में कई बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, एग्जाम में प्रश्न कई बार अक्सर बने हैं। फार्मूला 1 जो ये एक रेसिंग प्रतियोगिता है जो कि प्रमुख कार कंपनियाँ उनके द्वारा ये कह सकते हैं आयोजित होता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप इस प्रश्न को रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौशिक राजशेखर। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय मूल के प्रोफेसर
कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। वे अमेरिका के टेक्सास राज्य में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। इन्हें अभी हाल ही में 2022 के लिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, यह रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की बात करें तो पहली बार इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 में किया गया था, और 2003 के बाद से प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार से किसी एक शख्स को सम्मानित किया जाता है। एनर्जी के क्षेत्र में जो बेहतर कर सकते हैं, योगदान देते हैं, बेहतर कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पर आगे के कुछ पॉइंट में, जैसे ऑप्शन नंबर बी में हमने लिखा है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की बात करें तो 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मिला था। दामोदर मौजो की बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में दामोदर मौजो को दिया गया था। जबकि दया प्रकाश सिन्हा की बात करें तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 का जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया, ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आप नोट करेंगे, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर इस सीरीज की बात करें तो एवरेज व्यू इस सीरीज में 4 से 5 हज़ार प्रत्येक वीडियो में आता है। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हो। इतना मेहनत के बाद प्रत्येक वीडियो को तैयार करने में, क्वेश्चन लिखने से लेकर के वीडियो तैयार होने से लेकर के चैनल पर अपलोड होने में, प्रत्येक वीडियो में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। और ऐसे में आप वीडियो देखते हैं मात्र 20 से 25 मिनट का, लेकिन आप लोग फिर भी इसके बावजूद भी, इतने मेहनत के बावजूद भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको लगे कि वीडियो या फिर इस सीरीज से आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। आप लोग भी चाहेंगे कि इस चैनल को एक नई ऊंचाई प्रदान हो, जहां पर अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो सके। जिस प्रकार से फ्री वीडियोज हमारे उपलब्ध हैं, तो मैं चाहूँगा यही कि बिहार के अधिक से अधिक छात्रों की इस सीरीज से हेल्प हो। तो वैसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस सीरीज से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं, आप लोग उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, इस सीरीज को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक पैमाने पर लोगों की हेल्प हो सके। अब यहाँ पर अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में विश्व बैंक ने चीफ इकोनॉमिस्ट किन्हें बनाया है? विश्व बैंक के द्वारा चीफ इकोनॉमिस्ट किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रमित गिल को भी हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इंद्रमित गिल की बात करें तो वे इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले की बात किया जाए तो इससे पहले कौशिक बसु, जो कि वर्ष 2012 से 2016 तक के लिए इस पद के लिए चुने गए थे। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखना। अभी हाल ही में ऐसे दूसरे भारतीय बने हैं इंद्रमित गिल, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। ये विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आप चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर रिपीट करने के पीछे भी एक रीज़न है। यहाँ पर 2 से 3 बार मैं किसी चीज़ को रिपीट करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी मुझे लगता है कि सर रिपीट किया जाना चाहिए। रिपीट करने से चीज़ें ये होता है, जो चीज़ें आप पहली बार पढ़ते हैं, 2 या 3 बार सुन लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद होने के लिए सक्षम होता है। एक बार देखने से वो आपको कुछ समय तक के लिए ही याद रहेगा। तो बेहतर यही होगा कि करंट अफेयर्स जो वैसे प्रश्न होते हैं जिसे आप पहली बार पढ़ते हैं, यानी करंट अफेयर्स में लगभग सारे प्रश्न वैसे ही होते हैं, आपसे पहली बार पढ़ते हैं, तो क्या फ़र्क है कि यहाँ पर आप 1 बार पढ़ें या 2 से 3 बार पढ़ें। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो ये आपके हाथ में है, आपको जैसा भी सहूलत लगे, आपको जहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें जो ठीक लगेगा आपके लिए, मैं तो आपके लिए वैसा ही करूँगा ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो जो लोग को लगे, जिन छात्रों को लगे कि आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ से बेहिचक आप अपनी सीरीज को जारी रख सकते हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहला मानव दुग्ध बैंक खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में देश का पहला मानव दुग्ध बैंक स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह दुग्ध बैंक जम्मू में गांधी नगर अस्पताल में बनाया जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, किस चीज़ को लेकर के, यानी कि किस उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत किए जाने की घोषणा हुई है? तो आपको ध्यान रखना, इससे नवजात शिशुओं को लाभ मिलेगा जिनकी मां किसी कारणवश उन्हें दूध नहीं पिला पाती है। जिस दृष्टिकोण को ध्यान देते हुए हाल ही में ये घोषणा हुई है और इसके तहत जम्मू में गांधीनगर अस्पताल में ये शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बॉब राफेलसन
का निधन हो गया है वह कौन थे? इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बॉब राफेल्सन की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे अमेरिकी फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। उन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकर दे दूं कि हाल ही में फिल्म निर्माता बॉब राफेल्सन का निधन हो गया है। वे अमेरिका के रहने वाले थे। वर्ष 1971 में बॉब राफेल्सन ने 5 इजी पीस के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र और पटकथा के लिए 2 ऑस्कर नामांकन अर्जित किए थे और उन्हें वर्ष 1967 में उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार भी दिया गया था, या फिर उन्होंने एमी पुरस्कार भी वर्ष 1967 में जीता था। तो ये सारी जानकारी इनसे संबंधित है। हालांकि आपको यहाँ पर जो याद रखना है कि बॉब राफेल्सन जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है वे कौन थे, तो वे अमेरिकी फिल्म निर्माता थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिए। आई होप कि आप यहाँ पर इस सीरीज के संबंधित जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं आप लोग नोट तैयार करते हैं। अगर आप नोट तैयार नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सुविधाएं उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर के ये सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज बीपीएससी मेकर ऐप पर चला जा रही है, 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है। ये ऑनलाइन और साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि ये दोनों मोड में उपलब्ध है। ये भी फिलहाल हिंदी भाषा में उपलब्ध है और इसका जो फी निर्धारित है ये केवल और केवल 99 रुपया है, यानी कि 50 प्रैक्टिस सेट और आप जो है ये केवल 99 रुपया में एक्सेस कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसके कोर्स के तहत आप ये सारी चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे जो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अलावा बिहार एसएससी सीजीएल वाला जो कोर्स क्रिएट है वहाँ पर एप्लीकेशन पे, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करके ये सारे हमारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में यूएई द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।